हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बेस थ्योरम। इस पर बोर्ड में क्वेश्चन ना आए पॉसिबल ही नहीं है भैया, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। जो भी हमने प्रोबेबिलिटी अभी तक पढ़ा, बेस्ड हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पिछली दो एक्सरसाइजेस का जा करके ज़रूर देख लेना, तभी बेस थ्योरम एकदम टकाटक समझ में आएगी आपको। ठीक है भाई। तो बेस थ्योरम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई। तो इसके अंदर है क्या, बेस थ्योरम के अंदर बेसिकली मान लो भाई हमारे पास एक बैग है, बैग 1। इसके अंदर 2 रेड बॉल है और 5 मान लेते हैं 5 वाइट बॉल है। बैग 1 के अंदर 2 रेड बॉल है और 5 वाइट बॉल है, और बैग 2 के अंदर मान लो 3 वाइट बॉल है और 4 मान लो रेड बॉल है। तो बैग 1 के अंदर मैंने क्या मान लिया, 2 रेड बॉल है 5 वाइट बॉल है, और बैग 2 के अंदर 3 वाइट बॉल है और 4 रेड बॉल है। 2 बैग हैं आपके पास। देखो भाई, सबसे पहले मुझे एक बैग को चूज करना है। क्या मैं इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ? भाई मेरे पास 2 बैग है, मेरे को एक बैग चूज करना है। क्या मैं इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ? देखो, सीक्वेंस वाइज समझ के चलना। ये कॉन्सेप्ट है तो बड़ा सिंपल, लेकिन समझना थोड़ा सा इसको मुश्किल है। तो एक बार जब आपको ये आ जाएगा, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करोगे, आपको बहुत आसान लगने वाला है, ये सच बता रहा हूँ। लेकिन शुरू में आपको बड़ा थोड़ा ध्यान लगाना है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल की स्टार्ट कैसे हो रहा है क्वेश्चन, क्या क्या चीज़ें हो रही है शुरू से एकदम। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 2 बैग है, मुझे एक बैग चूज करना है। क्या मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। 2 में से एक चीज़ चूज करनी है तो 1/2 ही तो होगी प्रोबेबिलिटी। तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई इस चैप्टर के अंदर इवेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। इवेंट अगर आपने नहीं बनाई तो टीचर फिर आंसर को कंसीडर नहीं करेगा। तो मैंने इवेंट E1 क्या बनाई कि बैग मैंने 1 चूज़ कर लिया, और E2 क्या बनाई कि बैग मैंने 2 चूज़ कर लिया। भाई बैग 1 चूज करने की भी प्रोबेबिलिटी है, बैग 2 चूज करने की भी प्रोबेबिलिटी है। ये बात ठीक है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, और वो कितनी आ सकती है, 1/। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, 2 बैग है आपके पास, एक बैग चूज करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। सिंपल हो गया। अब मैं आपको बोलूं कि मैंने बैग 1 चूज किया, मैंने बॉल निकालनी है रेड। ठीक है। बैग 1 चूज किया, बॉल निकालनी है रेड। अब देखो, रेड का निकलना भी एक इवेंट ही तो है। तो मैंने एक इसको मान लिया कि बॉल कौन सी निकली, मतलब E1 E2 जो इवेंट थी, सबसे पहले बैग चूज हुआ, बैग 1 बैग 2। उसके बाद ए मैंने इवेंट मानी, बॉल निकली रेड। बैग चूज करने के बाद बॉल निकली रेड। तो अब कैसे करेंगे, देखो भाई, क्या आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो? बैग 1 में से रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। इसको लिखेंगे कैसे, पहले ये समझो। इसको ऐसे ही तो लिखूंगा, बैग 1 चूज हो चुका है, रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। कंडीशनली तो है ये भाई, इस चीज़ को ये कंडीशनली तो पहले इवेंट अगर हो चुकी है, बैग 1 चूज हो चुका है, उसके बाद आपको रेड की बॉल निकालनी है। तो इसको ऐसे ही तो लिखूंगा कि बैग चूज हो चुका है रेड। तो मुझे बताओ इसमें से रेड आने के चांसेस क्या है, 2/7। आप ये भी निकाल सकते हो, है कि नहीं। और बैग 2 में से रेड आने के चांसेस क्या है, बैग 2 में से, इसको कैसे लिखूंगा, A/E2। तो यहां से रेड आने के चांसेस क्या है, 4/7। समझ गए ना। इसका मतलब क्या हुआ, बैग 2 चूज करा, उसमें से रेड आने के चांसेस, तो ये हो गया हमारा 4/7। समझ में आया मैंने क्या क्या बोला? तो हम क्या क्या प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं? बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। बैग चूज हुआ, उसके बाद रेड आने के चांसेस, बैग चूज हुआ, उसके बाद रेड आने के चांसेस, ये सब हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब बेस थ्योरम में क्या आया? अब बेस थ्योरम में ये आ गया कि भाई वो क्या करेगा, आपको एक बॉल निकाल करके देगा। जैसे उसने बॉल निकाली रेड, ठीक है भाई, वो बोलेगा कि बैग 2 में से इसके आने के चांसेस बताओ। अब कई बच्चों को लगता है कि बता तो दिया, ये 4/7 ही तो है। कई बच्चों को लगता है कि मैंने दोनों बात ना बिल्कुल सेम बोली है। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ मैं कि मैंने बोला क्या है। ठीक है। देखो भाई, ये क्या है, पहले बैग 2 चूज हुआ, बॉल निकाली गई रेड। बात को समझो, सीक्वेंस, तभी बोल रहा हूँ सीक्वेंशियल समझो। बैग चूज हुआ 2, बॉल निकली रेड, इस बात के मैं चांसेस निकाल सकता हूँ।
अब सुनो दूसरी स्टेटमेंट क्या थी मेरी। मैंने बोला बॉल निकाली मैंने रेड। अब आप कहोगे यार रेड तो यार यहाँ से भी आ सकती है और यहाँ से भी आ सकती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी काम करती है चांसेस के ऊपर, यहाँ से आने के चांस क्या है, वहाँ से आने के चांस क्या है, समझ रहे हो। मैंने बोला बॉल निकाल दी मैंने रेड। अब रेड तो यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है ना। मान लो 50% चांस यहाँ से आने के हो, यहाँ से 30% यहाँ से आने के हो, 70 यहाँ से, भाई चांस तो है ना। तो मैंने बॉल निकाली रेड। मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बैग 2 से आई होगी। अब समझ रहे हो बात? ये बात समझ में आई? ये कैसे लिखूंगा मैंने बॉल निकाल ली रेड, रेड मैंने निकाल ली, रेड अगर हो चुकी, लेकिन वो बोल रहा है बैग 2 में से आने के चांसेस बताओ। तो देखो भाई ये इसका रिवर्स हो गया कि नहीं। तो इसलिए बेस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। समझ में आया दोनों का मतलब क्या है? यहाँ पर बैग 2 चूज हुआ, रेड निकली, इसका मतलब क्या? रेड निकल चुकी है, रेड निकल गई। आप बताओ बैग 2 में से आई होगी, या फिर अगर वो बोलता कि बैग 1 में से आई होगी तो मैं क्या लिखता? रेड आ गई या बैग 1 में से आई होगी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो ये सब डिस्कवर किया था हमारे बेस जी ने। इनकी मृत्यु के बाद जो है ये पब्लिश हुआ फिर उसके बाद, ठीक है कि नहीं। तो 1763 में, खैर ये सब तो बातें ऐसे ही हैं। तो अब मैं आपको कोशिश करूंगा बेस थ्योरम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी मतलब इसमें हो क्या रहा है। बॉल का कलर आपको बता रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि बैग 1 में से या बैग 2 में से आने के चांसेस बताओ। तो क्वेश्चन को वो रिवर्स कर रहा है। तो बेस थ्योरम बेसिकली इसी बारे में। तो अभी मैं आऊँगा इस पर दोबारा, अभी थोड़ा सा आगे चलता हूँ और ब्रॉड करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। बेस थ्योरम समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी इसका फॉर्मूला हम डिस्कवर करते हैं, उससे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेस थ्योरम के अंदर यूज़ होता है। तो भाई मान लो आपके पास एक सैंपल स्पेस है S, ये आपके पास सैंपल स्पेस है और मैंने मान लिया लेट E1 E2 E3 even En be the events associated with the sample space। तो यहाँ पर जो है ये कुछ इवेंट्स हैं भाई। मान लो इसमें ना मैंने बड़ी सारी इवेंट बनाई। मान लो ये E1 हो गया, ये कुछ E2 हो गया, ये कुछ E3 हो गया, E4 हो गया, और ये मान लो बीच में कोई इवेंट है एक E, ठीक है भाई। तो काफ़ी सारी आप इवेंट बना सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। En हो गया। या एक्चुअली होता क्या है, जो इवेंट होती है ना वो सैंपल स्पेस का कुछ टुकड़ा ही तो होता है भाई। इवेंट क्या होती है? उसका पार्टीशन ही तो होता है वो। तो E1 E2 E3 En बड़ी सारी इवेंट है जो कि सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, और एक और इवेंट है A जो कि इसी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है। बोलेगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A बताओ। देखो भाई कहने का मतलब क्या है, जो आपने इवेंट्स बनाई E1 E2 E3 En और उसी में एक इवेंट है A, आपको बोलेगा ये A जो कि सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, सैंपल स्पेस से जो बन रही है, आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ज़रा वो याद रखना भाई। इवेंट बनाते समय कुछ कंडीशन है वो याद रखना। पहला, हर दो इवेंट के बीच का जो इंटरसेक्शन है वो फाई होना चाहिए। मतलब इवेंट्स शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट्स क्या होनी चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। यानी हर दो इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन, जब आप इवेंट बना रहे हो उसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए भाई। जैसे यार एक सैंपल स्पेस से आप बहुत सारी इवेंट बना सकते हो। जैसे मान लो, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या करा, एक सैंपल स्पेस मान लिया, एक डाइस को रोल कर दिया। अब इसमें आप इवेंट बना लो इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर। इवेंट बना लो इवन नंबर। इवेंट बना लो नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 3, नंबर ग्रेटर देन 4। अरे यार इनफाइनाइट इवेंट बन जाएगी भाई, गिनती नहीं है। तो एक सैंपल स्पेस से इनफाइनाइट इवेंट बना सकते हो, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, n नंबर ऑफ इवेंट बनाए। तो इवेंट इस तरीके से बनाना कि दो इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन, जब आप उनका यूनियन करो,
सारी इवेंट्स का यूनियन करो तो आपको वापस से क्या मिल जाए, सैंपल स्पेस मिल जाए। इसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव। जैसे इन दोनों का यूनियन करो, 1 2 3 4 5 6 आ गया ना सैंपल स्पेस। और तीसरी कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्या अब वापस से इस पर आते हैं। तो मैंने क्या करा, n नंबर ऑफ इवेंट बनाई और मुझे हमारे पास एक और इवेंट है a, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए जो कि इसी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है। तो जो इवेंट हम बना रहे हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब इसका आंसर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम निकाले कैसे। तो इसका फॉर्मूला आप समझ लो ध्यान से। इसका फॉर्मूला होता है भाई, पहले आएगा E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर a बाय E1, इसकी कंडीशनल मल्टीप्लाई a बाय E1, फिर E2 मल्टीप्लाई a बाय E2, फिर E3 मल्टीप्लाई a बाय E3। ये चलता रहेगा कब तक, En मल्टीप्लाई a बाय E1, En। अब यहाँ पर आके थोड़ा बच्चे को लगता है यार क्या चल रहा है ये प्रोबेबिलिटी में, भाई क्या मैं क्या सोचता था इसको, ये क्या हो गया ये प्रोबेबिलिटी को, इतनी अच्छी प्यारी मुन्नी सी बच्ची हुआ करती थी, मतलब खेलते थे इसके साथ, ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन हो जाते थे। 12th में आकर के क्या हो रहा है यार ये प्रोबेबिलिटी के साथ, कोई बात नहीं, होता है, समझने में दिक्कत आती है। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें आपको समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन क्वेश्चंस करोगे आप तो फिर ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला क्या है समझ लो, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। आपने कुछ सैंपल स्पेस से जुड़ी हुई एसोसिएट हुई इवेंट बनाई, उसमें से किसी एक की आपको अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, E1 a बाई E1, E2 a बाई E2, E3 a बाई E3, En a बाई En। बस ये फॉर्मूला है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। अब इसका मैं आपको पहले एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, एक एग्जाम्पल कराता हूँ बुक का, ताकि आपको समझ में आए कि ये लगना कैसे है। ठीक है भाई, देखो भाई, इसमें बोल रहा है अ पर्सन, एग्जाम्पल नंबर 15 है ये बुक का आपकी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है अ पर्सन हैज़ अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। एक बंदे ने क्या करा, कंस्ट्रक्शन जॉब पकड़ ली। ठीक है भाई, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। मतलब जब कंस्ट्रक्शन जॉब उसने पकड़ी वहां पर स्ट्राइक हो जाएगी, इस बात के चांसेस कितने दिए हुए हैं, 0.65। मतलब कि काम जहां पर आप कर रहे हो वहां पर वर्कर स्ट्राइक छेड़ देंगे, इस बात के चांसेस दे रखे हैं आपको 0.65। तो सबसे पहले ना आप क्वेश्चन पढ़ के ना इवेंट बनाते रहना। तो इवेंट ई मैंने क्या मान ली, देयर विल बी स्ट्राइक। मैंने इवेंट क्या मान ली कि स्ट्राइक होगी भैया, जो भी काम चल रहा है जहां पर वहां पे स्ट्राइक होने वाली है, इस बात के चांसेस भी मेरे को दिए हुए हैं 0.65। बोल रहा है 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अब समझो ध्यान से जरा बात, बोल रहा है 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक नहीं होती, अगर मान लो वर्कर स्ट्राइक नहीं छेड़ते तो 0.80 चांसेस है कि काम टाइम पर खत्म हो जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो वर्कर बढ़िया से काम करते रहे, स्ट्राइक ना छेड़े, तो भाई चांसेस तो ज़्यादा होंगे ना काम के ख़त्म होने के। तो 80% चांस है काम टाइम पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब ये सिंगल इवेंट नहीं है, ये कंडीशनल है। ये जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी ना, कंडीशनल है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ये कंडीशनल में आता है। क्योंकि स्ट्राइक पर वो डिपेंड कर रहा है ना, पहले क्या बोला, स्ट्राइक नहीं हुई तो ऐसा होगा, तो जुड़ गया ना वो उससे। तो मैंने दूसरी इवेंट यहां पर क्या मान ली, ई बार मान ली, देयर इज नो स्ट्राइक। मैंने इवेंट इवन ई बार क्या मान ली, देयर इज नो स्ट्राइक। और यहां पर ए किसको मान लो, वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम। मैंने एक इसको मान लिया कि काम टाइम पर खत्म। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना मेरे को 3 अभी तक सिंगल इवेंट दिखी हैं, 3 सिंगल इवेंट, कि स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक नहीं होगी, काम टाइम पर खत्म होगा। ठीक है, देखो भाई, स्ट्राइक होगी इस बात के चांसेस है 0.65,
स्ट्राइक नहीं होगी इसके आप खुद निकाल सकते हो। 1 में से 0.65 माइनस कर दो 0.35। अब सुनो इसने क्या बोला, 0.80 क्या है, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक नहीं होती, अगर स्ट्राइक नहीं होती काम टाइम पर खत्म हुआ। बताओ यही मतलब हुआ कि नहीं, ये कंडीशनल है कि नहीं, स्ट्राइक नहीं हुई काम टाइम पर खत्म हुआ, इस बात के चांसेस कितने दिए हुए हैं 0.80। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक हुई काम टाइम पर खत्म हुआ, इस बात के चांसेस हैं 0.32। ये भी तो कंडीशनल है, अगर स्ट्राइक हुई तो काम टाइम पर खत्म हुआ, इस बात के चांसेस हैं 0.32। वो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, ए की। देख लो भाई, तो यहां पर ये 3 इवेंट थी जो सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड थी और आपको ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो वर्क टाइम पर खत्म हुआ। ठीक है भाई, अब फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, जो पहली इवेंट आपने बनाई ई मल्टीप्लाई कर दो उसकी कंडीशनल के साथ, फिर दूसरी इवेंट बनाई आपने ई बार, फिर मल्टीप्लाई कर दो उसकी कंडीशनल के साथ। समझ गए, तो इसकी तो मुझे बतानी थी, जो बाकी जो 2 बची ना उसका फॉर्मूला चलता है। तो ऐसा नहीं फॉर्मूला एन तक चलेगा, यहाँ पर 2 बार तक चला बस फॉर्मूला, मतलब E1 A/1 E2 A/2 बस 2 बार तक चला ये फॉर्मूला। अब आपको करना कुछ नहीं है, सब कुछ आपको दे रखा है। ये 0.65 है, ये 0.32 है, ये 0.35 है, 0.80 है। इन सबको मल्टीप्लाई कर कर आके जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.4। यानी कि काम टाइम पर खत्म होगा, इस बात के चांसेस कितने हैं 0.488। समझ में आ गया। तो ये तीनों इवेंट जो है सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड थी और आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो ये रही ए की प्रोबेबिलिटी, ये रहा फॉर्मूला। तो ऐसे लगाते हैं हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आ जाओ भाई, बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है। ठीक है भाई, बेस थ्योरम का फॉर्मूला समझ लो, या वापस से उसी क्वेश्चन पर आ जाओ, मैंने बताया था दोबारा आऊंगा इस पर। ठीक है भाई, यहां पर हो क्या रहा था, पहले बैग, मैंने क्या बोला, बैग 1 है बैग 2 है, तो बैग 1 और बैग 2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या मान ली, E1 E2 प्रोबेबिलिटी है 1/2 बॉल निकाली गई रेड, बॉल निकाली गई रेड, तो रेड आई पहले वाले बैग से, तो इसको क्या लिखूंगा A/E1, रेड आई दूसरे वाले बैग से A/E2, मुझे क्या निकालना है E2/A। ठीक है भाई, मतलब बॉल आई रेड कहाँ से आई होगी, बैग 2 से आई होगी, इस बात के मेरे को चांसेस बताने, बैग 2 से आई होगी। देखो भाई, ये भी तो कंडीशनल है, इसको अभी भूल जाओ, ये भी तो कंडीशनल है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा दोनों में जो कॉमन है वो ऊपर और जो अकर हो चुका है वो नीचे, यही तो बनेगा इसका फॉर्मूला। नहीं भाई, ये जो कंडीशनल है फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, दोनों में जो कॉमन है वो ऊपर और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे। अब मेरे को बताओ, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में मैंने बताया था ना ए और E2 ये इवेंट अकर हो चुकी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, ज़रा याद करो। देखो भाई, A/E1 का A/E2 का क्या फॉर्मूला होगा, कंडीशनल से A इंटरसेक्शन E2/P/E2, यही तो होगा। अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, तो मैंने क्या करा, A इंटरसेक्शन E2, ये किससे आया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 क्या होता है, E2 A/E2, पुट करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा E2 A/E2, और नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। देखो भाई, यहाँ पर E1 E2 और A ये 3 इवेंट है ना, आपको A की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो क्या फॉर्मूला, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। कहाँ तक चलेगा, E1 A/E1 प्लस E2 A/E2, बोलो हाँ कि ना। भाई यहाँ पर E1 E2 है और A है ना, तो A की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो इन दोनों में लगेगा ना फॉर्मूला, तो E1 A/E1 E2 A/E2, तो ये बनता है यहाँ से बेस थ्योरम का पूरा फॉर्मूला। इसको आप कहीं तक भी खींच सकते हो, 2 इवेंट बन रही है, 3 इवेंट बन रही है, 4 इवेंट बन रही है, वो डिपेंड करता है। चलो इसका भी एक बेस थ्योरम का आपको क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ठीक है भाई, बेस थ्योरम का क्वेश्चन, जैसे कि एग्जांपल 16 पर आ जाओ आप।
ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट ही एकदम क्लियर हो जाए। अगर कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट ज़रूर कर देना, समझा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हो, लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो बैग 1 के अंदर बोल रहे हैं 3 रेड है और 4 ब्लैक बॉल है। बैग 1 है, इसके अंदर 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। और बैग 2 है, इसके अंदर 5 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। 3 रेड 4 ब्लैक और 5 रेड 6 ब्लैक। बोल रहे हैं 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। इनमें से एक बैग को चूज करके बॉल निकाली गई। फिर से वही बात, पहले बैग चूज होगा तो E1 क्या मान लिया, बैग 1 चूज हुआ। E2 क्या मान लिया, बैग 2 चूज हुआ। ये सिंगल इवेंट है। बैग 1 का चूज होना, 2 का चूज होना, ये एक सिंगल इवेंट है। तो बोल रहा है इट इज फाउंड टू बी रेड। अब उसने कलर भी बता दिया, तो रेड का आना भी तो एक इवेंट है, रेड का आना भी एक इवेंट है। तो बॉल निकली रेड। तो सबसे पहले आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। क्या आप E1 E2 निकाल सकते हो। बैग चूज हुआ पहले 1/2 1/2। फिर क्या होगा, बैग 1 चूज हुआ, बॉल निकली रेड। पहले वाले में से रेड आने के चांसेस क्या है, 3/7। दूसरे वाले में से रेड आने के चांसेस क्या है, कैसे लिखूंगा, दूसरे वाले में से रेड आने के चांसेस क्या है, 5/11। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। देखो भैया, रेड आई कहां से आई होगी, बैग 2 से। इस बात के मुझे चांसेस निकालने हैं। बॉल निकली रेड कहां से आई होगी, बैग 2 से। इस बात के मेरे को चांसेस निकालने हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, E2 इंटरसेक्शन है, ये कंडीशनल है ना, अपॉन में PA। और ये कैसे निकलेगा, E2A/E2 है ना। इस पे क्या लग गई, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग गई, E2A/E2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर आपको A निकालना है तो इस पे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, E1A/E1, E2A/E2। फॉर्मूला लगाओ, E1A/E1, E2A/E2। अब मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से बताता हूँ, ये कंडीशनल आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपने क्या करा, E1 E2 आपको पता था एक ही प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, तो आपने यहाँ पर क्या करा, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगा दी, E1A/E1, E2A/E2। अब ऊपर क्या है, उसने क्या बोला, बैग 2 में से आने के चांसेस बताओ। तो जिसमें से बैग 2 में से आने के चांसेस ना, तो 2 वाले को ऊपर लिख देना बस। जैसे 1 में से बोलता तो 1 वाले नीचे टोटल, अगर 1 में से बोलता तो 1 वाले के ऊपर, 2 में से बोलता तो 2 वाले के ऊपर। बस इतना है आपको याद रखना है। फॉर्मूला पुट करो। अब E2 है हाफ और A/E2 कितना निकला, 5/11। ये है हाफ, ये है 3/7 और हाफ, और ये है 5/11। तो ऊपर कितना आ गया, 5/22। नीचे कितना आ गया, 3/14, 5/22। इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लेना, 35/68 आंसर आएगा। तो ये है भाई आपका पूरा का पूरा बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट एकदम टकाटक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत लगी हो कमेंट जरूर करें। बेस थ्योरम की एक्सरसाइज अगली वीडियो में बनाऊंगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, 14 के 14 क्वेश्चन। ठीक है भाई, तब तक के लिए अपना साथ बनाए रखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए साथ बनाए रखें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।